दोस्तों, जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई जसवंत सिंह चौहान जेएस टेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमारा जो एक टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो है पल्लवन। दोस्तों, किसी भी वस्तु के तैरने ना तैरने या कैसे तैरती क्या, उसके ऊपर ये सारा जो है निर्भर करता है दोस्तों पल्लवन पे। और इसके अंदर ये आर्किमिडीज के सिद्धांत और पानी पे तैरने वाली वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आइए हम जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं इसकी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कहते हैं उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है और किसी वस्तु पर कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों उत्प्लावक बल के बारे में कि दोस्तों द्रव का वह गुण जिसके कारण दोस्तों वस्तुओं पर दोस्तों ऊपर की ओर एक बल लगता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण किसी भी वस्तु जो द्रव में हम रखते हैं, द्रव में डुबोते हैं, उसके ऊपर की ओर दोस्तों एक बल लगता है जो उस वस्तु को क्या होता है, द्रव में डूबने से रोकती है। तो दोस्तों ये जो है उत्प्लावक बल कहलाता है। मतलब उत्प्लावक बल एक ऐसा बल है जो वस्तु को क्या करता है दोस्तों, ऊपर की ओर धकेले रखता है और डूबने से बचाता है। अब दोस्तों ये कि ये किस पर निर्भर करता है, तो ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करता है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर दोस्तों ये निर्भर करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र भी दोस्तों कहते हैं। इसका जो अध्ययन है दोस्तों वो किया था आर्किमिडीज ने। और आगे हम बात करते हैं कि ये बल द्रव में डूबी हुई वस्तु के या किसी पिंड के आयतन तथा द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर द्रव का घनत्व कैसा है, कम है या ज्यादा है, और उसके अलावा उसमें डूबी हुई वस्तु का जो आयतन है वो क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ आयतन क्या होता है, उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पे। इसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। क्या होता है कि ये हमारे पास कोई पात्र है दोस्तों जिसमें हमने द्रव भर रखा है, पानी जो है भर रखा है। अब दोस्तों इसमें हम बात करें कि कोई वस्तु हमने डुबोई, जैसे आप लकड़ी का एक ब्लॉक ले लीजिए दोस्तों, ये हमने उसके ऊपर रख दिया। तो देखिए दोस्तों, वस्तु की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, ये वाली जो सतह देखिए दोस्तों, ये ज्यादा गहरी है। मतलब जो ज्यादा वह स्थान घेरती है द्रव के ऊपर, तो इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला जो उत्प्लावक बल है दोस्तों वो भी जो ज्यादा लगेगा। मतलब वस्तु का यहाँ जो दोस्तों आयतन v अगर ज्यादा है तो दोस्तों इसके ऊपर जो उत्प्लावन जो बल लगेगा दोस्तों वो भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और ये वस्तु जो अंदर डूबेगी नहीं। इसके विपरीत अगर हम दोस्तों बात कर ले एक कील पे, एक छोटी सी जो कील है, यहाँ हम एक कील ले लेते हैं, ये छोटी सी जो कील है ये हमने पानी पे रख दी, तो दोस्तों क्या होगा, बस इसका जो आप कील का देखोगे उसका आयतन वो कम होगा। अगर v या कम होगा कील का, तो दोस्तों इसका उत्प्लावन बल है वो भी जो है कम होगा। मतलब इस पे लगने वाला उत्प्लावन बल कम होगा और ये कील क्या करेगी दोस्तों, पानी के अंदर डूब जाएगी। इसीलिए जो है बड़े बड़े जहाज जो है दोस्तों समंदर पे आसानी से तैर जाते हैं और निकल जाते हैं, वो अंदर डूबते नहीं। ये सब उत्प्लावन बल के कारण ही होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम इसमें बात कर ले कि पिंड के पूर्णतः डूबने पर जो आपने वस्तु जो पानी में रखी है, अगर वो दोस्तों पूरी अगर डूब जाती है तो उस पर जो बल दोस्तों है अधिकतम लगता है। उत्प्लावन बल जो है अधिकतम इसके ऊपर कार्य करेगा। उसके बाद आता दोस्तों यह बल ठोस की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों ठोस की प्रकृति क्या है, किस टाइप का वो है, और उसका भार क्या है, उस चीज पे ये निर्भर नहीं करता। अब दोस्तों इसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात कर देते हैं हमारे आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया था, उत्प्लावन का सारी जो सिस्टम समझाया था, तो इसका सिद्धांत या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः अगर आप कोई वस्तु लो, पानी में आपने पूरी डुबो दी या आंशिक या उसको आधी डुबो रखी है या थोड़ी सी डुबो रखी है, तो दोस्तों वस्तु के भार में एक कमी महसूस होती है। वस्तु के भार में एक कमी महसूस होती है। अब दोस्तों ये जो कमी है कितनी होती है, यह कमी दोस्तों उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, और ये हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम इसमें बात कर रहे हैं कि हमने कोई ये वस्तु डुबो दी दोस्तों, इसमें पानी में आंशिक रूप से हमने डुबो रखी, तो दोस्तों अब पानी में क्या होगा, ये जो यहाँ से हम डुबोएंगे तो पानी क्या होगा दोस्तों, यहाँ से बाहर जाएगा। अब वो पानी इसमें मान लो पात्र में इकट्ठा हो गया। अब हम देखेंगे कि दोस्तों ये वस्तु जो हल्की महसूस होती है, और तो कितनी हल्की होगी दोस्तों कि ये इस पात्र में आया गया जो पानी है इसका भार कितना है, इस भार के बराबर ये वस्तु हल्की होती है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसी के कारण दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम कुएं से बाल्टी को खींचते हैं तो बाल्टी जब तक पानी में रहती है तो दोस्तों वो हल्की महसूस होती है। वो हल्की महसूस क्यों होती है, क्योंकि उसमें उत्प्लावन बल, एक पानी का जो द्रव
का जो बल है दोस्तों ऊपर की ओर लगता है, बाल्टी आसानी से आती है, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं फिर हमको उसको खींचने में बड़ी दिक्कत होती है या हमको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ज्यादा उसमें बाल्टी में बाहर महसूस होता है, तो वो इसी के कारण होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है प्लवन का नियम। दोस्तों प्लवन जो होता है वो होता है फ्लोटिंग, मतलब किसी वस्तु का तैरना जो है। प्लवन का क्या नियम है दोस्तों, देखिए संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु को हमने रख दिया पानी में, वो अपने हिसाब से बिल्कुल संतुलित अवस्था में तैर रही है, तो क्या होता है दोस्तों, वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत भी था कि इस वस्तु में कितना भार है उतना ये द्रव है जो विस्थापित करेगी, जब हम उसको पूरी तरह से उस द्रव में छोड़ देंगे। नेक्स्ट दोस्तों आता है कि ठोस का गुरुत्व केंद्र और द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। अब दोस्तों ये कैसे होगा, ये देखिए हम यहाँ बात कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा द्रव है। अब दोस्तों इस द्रव का जो गुरुत्व केंद्र हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ, तो दोस्तों ये देखिए जैसे हम मान लेते हैं ये इस रेखा में है, जो ये रेखा जो सीधी आ रही, इसके अंदर यहाँ द्रव का जो है गुरुत्व केंद्र है। उसके बाद दोस्तों जो ठोस हमने यहाँ जो दोस्तों इसमें डुबोया है, इसका गुरुत्व केंद्र मान लीजिए बीच में। गुरुत्व केंद्र क्या होता है, किसी भी पदार्थ का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर उस वस्तु का जो संपूर्ण द्रव्यमान हम केंद्रित मान सकते हैं और जहां पर वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है। तो ये मान लीजिए दोस्तों जो वस्तु का जो है गुरुत्व केंद्र है और ये दोस्तों द्रव का गुरुत्व केंद्र मान लीजिए, तो ये दोनों दोस्तों एक ही ऊर्ध्वाधर लाइन में, वर्टिकल लाइन में ये जो है होने चाहिए। अगर ये इसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो दोस्तों ये जो है चेंज हो जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे आता है कि घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु का जो है घनत्व क्या होता है। तो घनत्व होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों देखिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो अगर ये ऊपर हम ले जाएंगे तो मीटर माइनस इनवर्स में जो है क्यूब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो आपेक्षिक घनत्व को हम दर्शाएंगे दोस्तों वस्तु का घनत्व कितना है और बटे हुए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना है। ये दोस्तों आपेक्षिक जो घनत्व होता है एक अनुपात होता है, इसलिए ये मात्रकहीन राशि होती है। आपेक्षिक घनत्व का यहाँ कोई भी मात्रक नहीं होता। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जो भी राशियां कभी अगर अनुपात में दर्शाई जा रही है तो उनका कोई भी मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपेक्षिक घनत्व को किससे नापते हैं, तो ये हाइड्रोमीटर से नापता है। जैसा कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज है या नहीं उसको मापने के लिए भी हम करते हैं और हाइड्रोमीटर का उपयोग आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात है दोस्तों समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। समंदर को जो घनत्व होता है दोस्तों वो अधिक होता है, इसलिए वहां तैरना आसान होता है। इसका एक एग्जांपल की हम बात लेते हैं कि दोस्तों जैसे कोई पानी का जहाज है तो वो दोस्तों जब नदी में तैर रहा होता है तो नदी के पानी का घनत्व दोस्तों कम होता है, क्योंकि उसमें लवण कम होता है, इसलिए घनत्व कम होता है। तो पानी का जहाज क्या करता है दोस्तों, जैसे हम यहाँ इस पानी की बात कर लें, ये पानी का जहाज तैर रहा है, तो अब दोस्तों आप देखोगे कि पानी का जहाज इस नदी के यहाँ जो है दोस्तों ज्यादा अंदर, इसकी जो अंदर दसने वाली जो है वो ज्यादा अंदर रहता है, और वही जहाज जब नदी से निकल के समंदर में चला जाता है तो दोस्तों वह क्या होता है थोड़ा ऊपर उठ जाता है। पानी के जहाज का तल है जो दोस्तों वो हाइट कम हो जाती है, यहाँ तक हल्का सा जो है ये हाइट तय कर देती है, यहाँ तक थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है, क्योंकि समंदर के पानी का घनत्व जो है ज्यादा होता है, इसी के कारण जो होता है वहां तैरना आसान होता है। नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों पानी से भरे बर्तन में रखी बर्फ पूरी तरह पिघल जाने पर। दोस्तों पानी का कोई बर्तन है उसमें हमने बर्फ का टुकड़ा रख दिया, अब वो टुकड़ा क्या होगा दोस्तों धीरे धीरे पूरी तरह पिघल जाएगा। तो आप देखोगे कि पानी के तल में जो है कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जबकि डिफरेंस तो आना चाहिए क्योंकि पानी तो बर्फ तो पिघल के उस पानी में ही मिल गया। लेकिन आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से आप देखोगे दोस्तों कि जब हमने बर्फ के टुकड़े को रख दिया था पानी पे, तभी उसने अपने वजन के बराबर जो है पानी को विक्षेपित कर दिया था, ऊपर उठा दिया था। तो अब बर्फ पिघले चाहे ना पिघले वो पानी का तल वही रहेगा। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बर्फ का टुकड़ा पानी में रखा है और वो पूरी तरह से पिघल गया तो अब बताओ द्रव के तल में क्या फर्क आएगा, वही रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, द्रव का तल वही का वही रहता है। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद हम कर ले दूध की जो शुद्धता जो है नापी जाती है वो दुग्ध मापी से या इलेक्ट्रोमीटर से नापी जाती है, तो वो भी आपेक्षिक घनत्व के आधार पर ही दोस्तों काम करता है। नेक्स्ट हम बात कर ले दोस्तों मित केंद्र, मेटा सेंटर। तो दोस्तों मेटा सेंटर क्या होता है, उत्प्लावक केंद्र, उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा और गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा, ये दोस्तों दोनों जिस बिंदु पर कटती है वो मेटा सेंटर कहलाता है। दोस्तों ये देखिए जैसा हम मान लेते हैं ये मेटा सेंटर और ये गुरुत्व सेंटर। तो दोस्तों इसमें जो द्रव का गुरुत्व जो केंद्र है
उससे जाने वाली ऊर्ध्व रेखा और जो वस्तु का गुरुत्व केंद्र है, उन दोनों को जो रेखा है दोस्तों वो किस जगह काटती है, वो इसका मेटा सेंटर या मिड केंद्र जो है दोस्तों कहलाता है। अब दोस्तों कोई भी तैरने वाली वस्तु संतुलित अवस्था में रहेगी या नहीं रहेगी, उसके क्या नियम है, या जैसे हम बात कर ले पानी का जहाज अगर समंदर पे तैर रहा है तो वो कब तक स्थिर रहेगा या कब हिले डुलेगा या कब जो है वो अंदर डूब जाएगा या गिर जाएगा, पलट जाएगा, उसकी क्या शर्तें होती है दोस्तों। देखिए मिड केंद्र जो है गुरुत्व केंद्र के हमेशा ऊपर होना चाहिए दोस्तों। मेटा सेंटर जो है वो गुरुत्वाकर्षण का या गुरुत्व जो केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोस्तों हमेशा ऊपर होना चाहिए। अगर दोस्तों ये किसी वजह से मान लो ये ब्लॉक है या जो पानी का जहाज अगर ये तैरता है तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, इस टाइप से शिफ्टिंग हो जाती है। अब जो दोस्तों होते हैं मिड केंद्र यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो दोनों में ये क्या दोस्तों डिफरेंस आ जाता है। तो जिस कारण अगर ये मेटा सेंटर इस ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र के दोस्तों जब तक ऊपर रहेगा तब तक तो वस्तु जो है संतुलन की अवस्था में रहेगी। लेकिन अगर दोस्तों देखिए मेटा सेंटर अगर किसी तरीके से नीचे आ जाता है, मिड केंद्र जो है दोस्तों नीचे आ जाता है, तो हमारी वस्तु जो है उसके पलटने के बहुत ज्यादा चांस रहता है, पानी का जो जहाज है दोस्तों वो पलट जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों तैरने के नियम में कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा द्रव का उत्प्लावन केंद्र दोनों ही एक ही दिशा में होने चाहिए, एक ही ऊर्ध्वाधर लाइन में होने चाहिए। मतलब देखिए दोस्तों ये जो ऐसे नहीं कि जैसे वस्तु का जो मेटा सेंटर है वो वाली लाइन जो है दोस्तों तिरछी होगी और गुरुत्व लाइन वाली जो सीधी है, ये दोनों जब भी तिरछी होगी तो वस्तु दोस्तों असंतुलन की अवस्था में रहेगी, वो सीधी तरीके से नहीं तैरेगी। इसलिए ये दोनों जो लाइनें हैं दोस्तों इस सीध में ही जो है होनी चाहिए, दोनों ऊर्ध्वाधर वस्तु के ऊपर की ओर ही लगने चाहिए, वर्टिकल लाइन में एक जैसे लाइन में लगनी चाहिए, तब तक ही वस्तु जो है पानी पे संतुलन की अवस्था में तैरेगी। तो ये संतुलन के जो है दोस्तों शर्तें थी, और ये हमारा पूरा जो उत्प्लावन बल या पल्लवन फ्लोटिंग का जो नियम था दोस्तों, या फ्लोटिंग जो क्या होती है, कैसे वस्तुएं तैरती है, उसके ऊपर आधारित था। तो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है जो दोस्तों यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी जो है ये फायदा मिले। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।